जय हिंद फ्रेंड। आज हम लोग समझने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है श्वसन तंत्र। ठीक है, इसे हम अंग्रेजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। देखिए, सिस्टम शब्द लगा, इसका मतलब यह है कि तंत्र। तंत्र मतलब होता है कि ये पूरा जुड़ा हुआ एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर किसी एक भी भाग को निकाल दें तो ये पूरा प्रक्रम रुक जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं श्वसन तंत्र क्या है। तो श्वसन तंत्र में क्या क्या आते हैं कि जो हम लोग सांस उस लेते हैं, फिर इसके बाद सांस छोड़ते हैं, तो उसमें जितने भी हमारे शरीर के अंग भाग लेते हैं श्वसन अंग कहलाते हैं। इस पूरे प्रक्रम को जो एक सिस्टमेटिक तरीके से जुड़े इसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। तो चलिए हम श्वसन तंत्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। ये श्वसन तंत्र में चूंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो जिस भी प्रक्रम में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे हम ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। इसके साथ साथ देखिए, हम लोग श्वसन ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाकर के ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है। अर्थात इस प्रक्रम में ऊर्जा बनती है तथा ऑक्सीजन चूंकि गति भी करता है, तो गति करने के कारण हमारे शरीर में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा का भी नियंत्रण ऑक्सीजन भी करता है। एक बात और याद रखिएगा, ऊष्मा का नियंत्रण शरीर के अंदर रुधिर भी करता है। ठीक है, तो रुधिर ऊष्मा का नियंत्रण करता है, ऑक्सीजन भी ऊष्मा का नियंत्रण करता है। अब यहां समझते हैं थोड़ी सी बात कि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन जब अंदर जाता है कोशिकाओं तक, तो वो ऊष्मा का नियंत्रण कैसे करता है। तो उसका काम यह है कि जब वो ऑक्सीजन जाकर के ब्लड में ही मिल जाता है, यानी ओवरऑल काम तो ब्लड ही करता है, उसके साथ ऑक्सीजन भी रहता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग ताप नियंत्रण नहीं, एक साथ ताप नियंत्रण करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये एक अपचायी प्रक्रम है। और अपचायी प्रक्रम का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। अपचायी प्रक्रम का मतलब क्या होता है, किसी चीज को तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे भागों में बांट देना। ये बायोलॉजिकल शब्द है। ठीक है, लेकिन अगर आप यही केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें अपचायी यानी अपचयन का मतलब अलग होता है। ठीक है, तो ये अपचायी प्रक्रम। और देखिए, इसको ना अगर किसी चीज को जोड़ना हो तो ये अलग प्रक्रम होता है, अगर किसी चीज को तोड़ना हो तो ये हो जाता है आपका अपचायी प्रक्रम। अब हम समझते हैं श्वसन। देखिए, हम सांस लेते हैं, जिस अंग से हम सांस लेते हैं वो हमारा श्वसन अंग कहलाता है। देखिए, कभी कभी हम लोग को लगता है ना कि मुंह बंद करते रहते हैं, नाक से सांस ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या लगता है कि कभी कभी नाक बंद कर लेते हैं तो ये मुंह से सांस लेते हैं। तो हम लोग को लगता है कि मनुष्यों का मुख्य श्वसन अंग जो है ये नाक है या मुंह है, लेकिन एक्चुअली में दोनों नहीं है। हमारे शरीर का जो श्वसन अंग है वो फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा। इसको अंग्रेजी में हम लंग्स कहते हैं। फेफड़ा कैसे भाई? सांस खींचते हैं तो कौन खींचता है? फेफड़ा खींचता है। ठीक है, सांस छोड़ते भी है तो कौन छोड़ता है? फेफड़ा छोड़ता है। ठीक है, तो मनुष्य यानी स्तनधारियों के शरीर में जो मुख्य श्वसन अंग है वो क्या है? फेफड़ा है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जीवों का विकास ऐसा माना जाता है कि जलीय जीवों से होता है। सबसे पहले जलीय जीव में समझते हैं। जलीय जीव किससे सांस लेते हैं? गलफड़े। गलफड़े जैसे मछली वगैरह के देखेंगे, उनके मुंह के बगल में जब मुड़ी इधर घुमाते हैं, सर इधर घुमाते हैं, तो उसके यहाँ पर देखेंगे कुछ चीजें ऐसा खुल जाता है टाइप का। ठीक है, तो उसको गलफड़ा कहते हैं। तो ये जो मछलियां होती हैं वो गलफड़े से सांस लेती हैं। ठीक है, तो जो जलीय जीव होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? गलफड़ा। अंग्रेजी में इसको गिल्स या क्लोम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं कीट। कीट मतलब जो बहुत छोटे छोटे प्राणी होते हैं वो डायरेक्ट इस श्वास नली से ही सांस ले लेते हैं। उनके लिए किसी प्रकार का नाक, आंख, मुंह या फिर कोई फेफड़ा जैसा श्वसन अंग नहीं है, वो डायरेक्ट किससे लेते हैं? श्वास नली, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। नेक्स्ट है टेडपोल। टेडपोल समझते हैं? जो मेढक होता है, मेढक जब बच्चा रहता है एकदम छोटा तो उसको हम टेडपोल कहते हैं। तो एकदम छोटा रहता है, देखते हैं वो पानी में रहता है और पानी में घूमता रहता है, पानी में गति करता है, तो लगता है कि वो मछली है, सही ना। लेकिन घर पे ला करके देखते हैं, कुछ समय रहते रहता है, तो कुछ समय बाद उसका जब पूंछ कट जाता है तो क्या बन जाता है? मेढक। मछली का तो मोए मोए हो गया, सही है। तो वो जो टेडपोल है, वो टेडपोल का मतलब है जो मेढक होता है उसका एकदम छोटा जो हिस्सा होता है, जब वो जन्म लेता है तो पानी में चलता है। तो जब पानी में चलता है तो वो भी एक प्रकार का क्या हुआ? जलीय जीव। और जलीय जीव किससे सांस लेते हैं? गलफड़ा से। तो ये जो टेडपोल होता है ये भी किससे सांस लेता है? गलफड़ा से, यानी गिल्स से। इसके बाद समझते हैं मेढक। यही टेडपोल जब बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाएगा मतलब ये अपने युद्ध अवस्था में आ जाए, तो देखिए ये कई तरह से रह सकता है। भूमि पर रहेगा, भूमिगत रहेगा। अगर जल में रहता है तब तो गलफड़ा सांस लेगा। अगर भूमि पे जैसे जमीन पे है तब ये अपने किससे सांस लेता है? फेफड़ा से, लंग्स से, सही ना। लेकिन अगर ये जमीन के अंदर चला जाए, जमीन के अंदर जैसे कभी कभी देखते हैं जमीन उमीन खोदते हैं तो उसके अंदर मेढक बैठा रहता है मिट्टी में, तो भूमिगत में अपने त्वचा से सांस लेता है। इससे त्वचा, जो उसके ऊपर बड़ी बड़ी त्वचा होती है उसी से, मोटी मोटी, सही ना। तो मेढक जल में रहेगा तो गलफड़ा से, भूमि पर रहेगा तो फेफड़ा से,
और भूमि के नीचे, जमीन के नीचे रहेगा तो किससे सांस लेता है? त्वचा से। स्तनधारी, स्तनधारी जैसे वे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं उसे हम स्तनधारी जीव कहते हैं। ठीक है, स्तनधारी जीव में मनुष्य भी आते हैं, गाय भैंस पशु इत्यादि ये सब भी आते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपने फेफड़ा से सांस लेते हैं, जैसे हम लोग किसे सांस लेते हैं? फेफड़ा से सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है मुख्य श्वसन अंग। कुछ ऐसे जीव जिनके बारे में आप जानते हो उनका मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, वो सांस कहां से लेते हैं, ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए इसमें हम समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रम जिसको हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, या अंग्रेजी में इसको ब्रीदिंग कहते हैं। श्वासोच्छ्वास क्या है? ये एक प्रकार की प्रक्रिया है। देखिए हम लोग सांस को लेते हैं, फिर इसके बाद सांस को छोड़ते हैं। तो जो सांस लेते हैं, लेने की प्रक्रिया को हम कहते हैं निःश्वसन। क्या कहते हैं? निःश्वसन। और जो हम सांस छोड़ रहे हैं इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निःश्वसन। क्या कहते हैं? निःश्वसन, एक्सपीरेशन। तो देखिए निःश्वसन और निःश्वसन में अंतर है। यहाँ केवल निःश्वसन है, बस कुछ नहीं है। नी में डबल बिंदी लग गया है, निःश्वसन हो गया। लेकिन अंग्रेजी देखिए आसान है, इंस्पिरेशन, इन मतलब होता है अंदर। ठीक है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जैसे एक्सटर्नल शब्द सुना होगा, तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। तो ये दोनों प्रक्रम को मिलाकर के क्या हो गई? श्वासोच्छ्वास। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, ये प्रक्रम क्या है? श्वासोच्छ्वास है। ठीक है, लेकिन अगर ये जो केवल हम सांस अंदर ले रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? निःश्वसन। और अगर हम सांस छोड़ रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? निःश्वसन। तो देखिए ये इंस्पिरेशन होता है, ये एक्सप्रेशन होता है। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब हम सांस लेते हैं तो कितना नाइट्रोजन, कितना ऑक्सीजन, कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? ये तो बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है? तो देखिए वायुमंडल में हमारे जो भी उस गैस की जितनी भी मात्रा पाई जाती होगी उतना ही मात्रा का हम सांस लेते हैं। जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना? 78%। तो हम जब सांस लेते हैं तो उसमें गैस नाइट्रोजन कितनी जाती है? 78%। सही ना? वायुमंडल में हमारे ऑक्सीजन कितना? 21 यानी 21%। तो हम सांस लेंगे तो कितना ऑक्सीजन जाएगी? 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.03%। तो हम अगर सांस लेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना जाएगा? 0.03% जाएगा। तो सांस लेते समय नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। अब समझते हैं सांस को छोड़ते हैं तब क्या करते थे? नाइट्रोजन एज इट इज 78% आया था, 78% बाहर निकल जाता। ठीक, ऑक्सीजन देखिए आया था 21% और निकला कितना? 17%, 4% का गोलमाल हो गया। सही है, तो ऑक्सीजन हम जब सांस लेते हैं तो 21% और छोड़ते हैं तो 17%। क्यों? तो देखिए कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हो रहा होगा। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे 0.03%, जबकि छोड़ते कितना? 4.03%, यानी ये 4% इसी में एडजस्ट हुआ है। ठीक है, तो जब मनुष्य जब सांस लेते हैं या जीव जब सांस लेते हैं हम सब, तो जो ऑक्सीजन लेते हैं कितना? 21%, लेकिन छोड़ते कितना है? 17%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं? 0.03%, ना के बराबर। छोड़ते कितना है? तो 4.03% के आसपास। ठीक है, तो ये श्वासोच्छ्वास में ना, तो वह प्रक्रम जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं अंदर और फिर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, यानी सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग कहते हैं। अब समझिएगा श्वसन मार्ग, यानी जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जो भी हमने लिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि जो भी, वो गैस कहां से होकर के गति करता है, कहां तक पहुंचता है, ये हो गया आपका श्वसन मार्ग। ठीक है, तो जीव के शरीर में वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है श्वसन मार्ग कहलाता है। यानी किसी भी जीव, जो भी सजीव है, उसके शरीर में वायु जिस मार्ग से गति करेगी वो क्या कहलाएगा? श्वसन मार्ग। देखिए इसमें सबसे पहले हम सांस किससे लेते हैं? ये नाक से। इस नाक को कहते हैं नासागुहा। क्या कहते हैं? नासागुहा। तो सामने क्या हो गया? नासागुहा। ये मैंने फेफड़े का चित्र बना रखा है। ठीक है, तो इसमें हम ध्यान मतलब समझेंगे। देखिए नासागुहा क्या है? जिससे शरीर का सबसे आवश्यक अंग श्वसन लेने के लिए नासागुहा है। नासागुहा से हम लोग सांस लेते हैं, उसमें हम लोग पूरा ये वाला सांस ले लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इतना %। सही ना? तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें जो भी गैसें जाती हैं, गैस में देखिए नासागुहा में छोटे छोटे बाल होते हैं। वो जो बाल के कण है ना, बाल ऐसे लगे हुए हैं, उसमें जब गैस जाता है तो गैस में जो आकार में हल्के बड़े कण वगैरह रहते हैं, अशुद्धियां रहती है, वो बाल में क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं और गैस अंदर चले जाते हैं। तो नासागुहा का बस नॉर्मल सा काम है, उसमें बाल होते हैं जो कि वायु में पाए जाने वाले अशुद्धियों को रोक लेते हैं। इसके बाद हम पकड़ते हैं नासा कपाट। नासा कपाट कैसे रहता है? जिसको ना आप देहात के भाषा में बोले तो कहते हैं बासा। बासा मतलब जैसे कभी जब हम लोग आम खाने जाते हैं, जब आम कच्चा रहता है, ठीक सही ना, जब आम होता है कच्चा रहता है तो उसको ज्यादा खा लेते हैं तो देखते हैं, कहते हैं कि नाक से खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है।
तो ये जो नाक से ब्लड आने लगा वो कैसे आता है? तो आप लोगों ने गांव में सुना होगा इसका नासा टूट गया या नासा फूट गया, ठीक है ना। तो ये नासा जो होता है ना, उसी पर नासा कपाट कहते हैं, ये वाला होता है, ये इस पर जो मोटी सी हड्डी होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं नासा कपाट। अब ध्यान समझिए, ये नासा कपाट का क्या काम है। नासा कपाट में ना एक प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जो म्यूकस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है भाई? म्यूकस। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा म्यूकस का निर्माण कहाँ होता है? नासा कपाट में। म्यूकस का मतलब होता है एक चिपचिपा पदार्थ, सही ना। तो हमारे नासा कपाट में एक चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे जब हमने सांस को लिया तो उसमें जो कण थे, बड़े कण, उसको तो बाल ने रोक लिया। अभी जो बहुत सूक्ष्म कण होंगे, माइक्रो कण होंगे, वो तो उसमें लगे होंगे। अब जब जाएगा तो चिपचिपा पदार्थ जब रहेगा तो उसमें से जितने भी सूक्ष्म कण है सबको चिपका लेगा। क्या कर लेगा? चिपका लेगा, और बाकी जो ऑक्सीजन बचेगा उसको क्या कर देगा? अंदर भेज देगा। तो जब चिपका लेता है तो ना, तो कुछ समय बाद सूख जाता है तो पापड़ी टाइप बन जाता है, ठीक है। तो उसको बाहर दिया जाता है, साफ कर दिया। तो ये होता है म्यूकस। तो म्यूकस समझ में कहाँ बनता है? नासा कपाट में। तो नासा गुहा के जस्ट अंदर ऐसे ऊपर आएंगे, ये हड्डी वाला भाग क्या है? म्यूकस है। ये ज्यादा खट्टा वट्टा पदार्थ खा लेंगे ना तो असरदार होकर के थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलने लगता है, खराब हो जाता है, मतलब टूटने लगता है। फिर अगला है ग्रसनी। ग्रसनी को फेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स मतलब जैसे ही हम सांस लेते हैं, ऐसे मुंह खोलते हैं ना बड़ा होकर, तो ये देखते हैं दो ठो बड़ा बड़ा ऐसे दरवाजा टाइप दिख रहा होता है मुंह में, उसी को ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी। ग्रसनी की संख्या कितनी होती है? 2। ये क्या करता है? उधर से आने वाले ऑक्सीजन को लेकर जाता है। एक्चुअल में ग्रसनी जो होता है वहां पे ऑक्सीजन भी जाता है, और जब खाना खाते हैं मतलब वायु भी जाता है, और जब खाना खाते हैं भोजन वो भी जाता है, ठीक है। तो ग्रसनी के बाद जो भी ऑक्सीजन वगैरह आता है वो कहाँ जाता है? स्वर तंत्र, जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं। देखिए फेरिंग्स, लैरिंग्स, ग्रसनी, स्वर तंत्र। स्वर तंत्र क्या होता है? यहाँ पर होता है स्वर तंत्र, जिससे हमारी आवाज निकल पा रही है। स्वर तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्वर तंत्र नहीं होता तो हम लोग बोलते कैसे? आज हम आपके सामने क्लास ले रहे हैं, ये क्लास कैसे ले रहे होते हैं? क्योंकि आवाज तो आती ही नहीं। तो स्वर तंत्र में जो आवाज आती है ना, ये सबसे बड़ा रोल किसका होता है? वायु का। क्योंकि आप बोल रहे होते हैं ना, तो वायु ले रहे होते हैं। कभी मुंह बंद करके बोलिए, नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो जीव और वायु इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव उसका फ्रीक्वेंसी देता है, और वहां अंदर से वो स्वर उत्पन्न होते हैं। जैसा आप स्वर उत्पन्न हो, जैसे कभी कभी लोग पतला आवाज निकालते हैं, कभी मोटा आवाज निकालते हैं, सही ना। तो अपनी आवाज चेंज कर सकते हैं किसके कारण? स्वर तंत्र के कारण। तो स्वर तंत्र कहाँ पे होता है? ये ग्रसनी के जस्ट नीचे होता है। ग्रसनी के जो ग्रसनी ऐसे दिखता है, उसके जस्ट नीचे क्या होता है? स्वर तंत्र। स्वर तंत्र के बगल से निकलती है श्वास नली, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, श्वास नली। तो इसके बाद जो वायु होता है स्वर तंत्र से होता हुआ कहाँ जाएगा? श्वास नली में। श्वास नली का कोई बहुत बड़ा काम नहीं, ये वाला जो आपको बड़ा वाला नली दिख रही है इसको हम कहते हैं श्वास नली। श्वास नली के बाद जब ये आगे जाएंगे श्वास नली, तो 2 अलग अलग फेफड़ों में से बढ़ जाएगा। जब 2 भागों में बढ़ जाएगा तो ये जो भाग बटा इसको हम कहते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं? श्वसनी, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। श्वास नली को ट्रैकिया, श्वसनी को ब्रोंकाई। सही ना। तो जब ये हो गया ब्रोंकाई, अब ब्रोंकाई भी आगे निकलेगा जो फेफड़ा में, देखेंगे पतली पतली नलियों में बढ़ जाएगा, जिसको हम श्वसनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनिका या ब्रोंकियोलिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? श्वसनिका या ब्रोंकियोलिस। देखिए दोनों साइड है। इसके बाद ब्रोंकियोलिस में आएगा। अभी तक देखो इधर ऑक्सीजन केवल वायु केवल बट जाता है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है। इसके जस्ट आगे आएगा तो आएगा वायु कोष्ठक, जिसको हम एल्वियोली कहते हैं। ये वायु कोष्ठक का बहुत बड़ा काम है, ठीक है। तो वायु कोष्ठक में ये हो गया आपका वायु कोष्ठक। जितने भी वायु वगैरह आ रहे हैं सब जाएंगे कहां पर? वायु कोष्ठक में। तो वायु कोष्ठक को थोड़ा सा समय बाद समझेंगे। अब इसके बाद समझिए, ये जो आपने देख रहे थे इधर से श्वास नली आई, श्वास नली के बाद बचा क्या? श्वास नली को ट्रैकिया कहते हैं। इसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोलिस। ये जो देख रहे हैं श्वास नली, ब्रोंकाई, इसके ऊपर ये पतली पतली लेयर्स आपको दिख रही है, हड्डी है। क्या है? हड्डी है, लेकिन बहुत पतली हड्डियां होती हैं। तो इसको हम कौन सी हड्डी कहते हैं? तो कार्टिलेज कहते हैं। तो जब क्वेश्चन आया कि कार्टिलेज हड्डी कहां पाई जाती है, तो श्वास नली में, श्वसनी के जस्ट ऊपर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज जो कि बहुत ही पतली हड्डी होती है। इसका काम क्या होता है भाई? देखिए कभी कभी हम ऑक्सीजन लिए, कुछ समय तक हम ऑक्सीजन को रोकते हैं, सही ना। आप सोए रहते हैं तो एकदम लगातार, ऐसा तो नहीं तो तेजी से ऑक्सीजन ले रहे हैं, जैसे गया तुरंत भेज देते हैं बाहर, नहीं। सांस लेते हैं, फिर कुछ समय बाद सांस को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो ये इस प्रक्रम बीचवा में रुक जाता है। जब बीचवा में रुक जाते हैं तब तो इसमें सांस रहता नहीं है, वायु रहती नहीं है, तब तो ये पिचक जाएगा ना। अब पिचक जाएगा तो फिर दोबारा सांस कैसे लेंगे? और जाकर के उसमें चिपक गया, और जब चिपक गया जाकर के दोनों आपस में, तो दोबारा सांस लेंगे तो वायु जाएगा नहीं, मर जाएंगे,
ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें पतली सी हड्डी होती है जो अगर मतलब आप सांस नहीं भी ले रहे हैं तो इसको फुला करके रखती है, ठीक है, ताकि आप कभी भी ये आपस में चिपके ना। ठीक, तो हो गया कार्टिलेज, पतली हड्डी होती है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। श्वसनी, श्वसनी के बारे में कोई नहीं, वैसे ऑक्सीजन दोनों भागों में बढ़ जाएगा। फेफड़ा जिस श्वास नली से फेफड़ा जिन दो अलग अलग नलियों से लगा होता है, उसी श्वास नली का ये अलग भाग है श्वसनी। और श्वसनी आगे जाकर जब फेफड़ा के अंदर घुसेगा तो पतले पतले नलियों में बढ़ जाएगा। तो जब पतले पतले नलियों में बटेगा इसे, तो ये जो पतली पतली नलियां जिसको हम श्वसनिका या ब्रोंकियोलिस कहते हैं। अब समझते हैं वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। देखिए, इधर से आया वायु, क्या आया, वायु। वायु के बाद ना यहाँ वायु कोष्ठक वायु को किसे मिला देगा, ब्लड में। किसे मिला देगा, ब्लड में। और ब्लड जो होता है रुधिर, उस शरीर के सभी अंगों तक पहुंचेगा और कोशिका को क्या कर देगा, दे देगा। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है जो ऑक्सीजन को ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न कर देगा। फिर से ब्लड उनको वापस लेकर आएगा, फेफड़ा को देगा, फेफड़ा रिटर्न भेज देगा ऊपर। तो अब समझते हैं वायु कोष्ठक के बारे में। देखिए, वायु कोष्ठक करता क्या है। वायु कोष्ठक के ऊपर ऐसे जिससे ऑक्सीजन आता है सभी वायु कोष्ठक में आके बैठ जाता है। और यहाँ पर आपने सुना होगा फेफड़े में ना ब्लड का फव्वारे चलते हैं, और फव्वारे चलते हैं तो फव्वारा इसी पे आके एकत्रित होता है। तो जब इससे आके एकत्रित होता है, इस पे जब ब्लड जमा हो जाता है तो ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। नाम सुना होगा, ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जिससे कारण ब्लड का रंग लाल होता है। सही ना, रुधिर, लाल रुधिर। आपने पढ़ा होगा लाल रुधिर कणिकाएं, तो आरबीसी वाला जो होता है वो एचजी यानी हीमोग्लोबिन के कारण वो कैसा होता है, लाल होता है। देखिए, हीमोग्लोबिन ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम निभाता है। जैसे इधर से आया अगर क्या चीज, ऑक्सीजन, तुरंत हीमोग्लोबिन उनको ले लेगा। क्या कर लेगा, हीमोग्लोबिन उनको ले लेगा और किसमें मिला देगा, ब्लड में। किसमें मिला देगा, ब्लड में। और तुरंत शरीर के अन्य अंगों तक गति करता हुआ जाएगा, सभी कोशिकाओं में ब्लड 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 करते बांट देगा। जैसे क्या ना, पहले आप लोग बचपन में कहते थे खाना वाना खिलाते थे, क्योंकि अभी तो नया सिस्टम हो गया है। पहले क्या हुआ था, जब बारात उरात आती थी घर पे, तो कोई बहुत बड़ा एक पात बिछा दिया जाता था। उसमें क्या होता था ना, ऐसे ले लेते थे टोकरी में पूड़ी 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 करते बांटते जाते थे। ऐसे ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन को मिला लेगा अंदर और सभी कोशिकाओं के शरीर के सभी अंगों तक बढ़ता जाएगा। क्या कहते हुए, ऑक्सीजन 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 कहते हुए बढ़ता चला जाएगा, सब तक पहुंचा देगा। ठीक है, इसके बाद उनसे कहेगा अब आप लोग ये ऑक्सीजन यूज के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको वापस दीजिए, सबसे कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेगा और लेकर के आ जाएगा कहाँ पर, फिर से फेफड़ा में। और फेफड़ा में लेकर के आएगा, देगा वायु कोष्ठक को, ढकेल देगा ऊपर, ऊपर ढकेल देगा तो वो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग क्या करते हैं, फेफड़ा कहता है छोड़ देता है साथ, सही ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, फिर बैठा रहेगा। जैसे उधर से ऑक्सीजन आया तुरंत उनको कैप्चर करेगा, तुरंत ब्लड में मिलाएगा और फिर से लेकर पहुंचेगा वहीं ऑक्सीजन 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 सभी कोशिकाओं तक बांट करके फिर से वापस आ जाएगा। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बटोर करके पूरा लेकर के चला आएगा कहाँ पर, फिर से बैठा रहेगा, फिर ढकेल लेगा, फिर गया उधर। सही है, तो ये किसका काम है, वायु कोष्ठक का। वायु कोष्ठक में सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन निभाता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सही ना, तो इसके बिना थोड़ा सा मुश्किल होगा ये सब सारी चीजों में। तो हीमोग्लोबिन का काम समझ में आया। लेकिन एक बार ना कभी कभी बहुत नुकसानदायक, हीमोग्लोबिन देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजता है, जबकि ऑक्सीजन से को लेता है। और ऑक्सीजन के प्रति मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से घृणा है, इससे थोड़ा सा स्नेह है, ठीक है, तो ऑक्सीजन को लेगा। लेकिन ना हीमोग्लोबिन इससे भी बढ़िया इसका दोस्त मान लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो कभी कभी जहां धुआं फैल रहा था ना, वहां जाओगे तो जैसे उधर से देखो, जैसे वहां सांस लोगे ना तो वहां से क्या आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा। अब हीमोग्लोबिन ना ऑक्सीजन के पास नहीं जाएगा, क्योंकि इसका अपना परम मित्र आ गया, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। हालांकि जुड़ता इससे भी है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा तो इन सबको साइड करेगा, सीधे कहां पहुंचेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास, तुरंत ही उनको लेगा। और अब की बार तो ऑक्सीजन लिया नहीं है, अब पहुंचेगा सभी शरीर को कोशिकाओं तक क्या दे देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एकदम शरीर में धुआं धुआं भर जाएगा, एकदम घुटन होने लगेगी। ठीक है, फिर बाद में पता चले जल्दी भागो यहाँ से, तुरंत ही आपका दिमाग कहेगा अरे नाक बंद करो, नाक बंद करो, नहीं तो और कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ने वाला। जैसे क्या है ना, एक कहावत कहा जाता है गांव में, उसको थोड़ा सुनेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, हालांकि उससे कोई यहाँ लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि इंसान किसी से मोहब्बत करता है ना, तो मोहब्बत उसी दिन, मोहब्बत में पहला छेद हो जाता है जिस दिन जो उसकी महिला मित्र होती है वो अपने से किसी खूबसूरत महिला से मिलवा देती है।
ठीक है ना। तो ऐसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, समझिए ऑक्सीजन के प्रति ये जुड़ता है हीमोग्लोबिन, लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आया तो तुरंत ही ऑक्सीजन को छोड़ करके कहाँ पहुंचेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास। तो ये सब समझिए, ठीक है, ये सब चीजों से बहुत दूर रहिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमने बता दिया, ऑक्सीजन बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए तुरंत दिमाग भी तो रहता है, दिमागी सारे प्रक्रम को करा रहा होता है, अभी आगे समझाएंगे। ठीक, तो ये हो गया वायु कोष्ठक के बारे में। तो कभी कभी वो क्यों आने लगता है तो मैंने बता दिया, जब सभी लोगों के पास धुआं पहुंचेगा तो भाई ऑक्सीजन पहुंचा नहीं और वो सब लगेंगे दम, घुटन होने लगेगी, तो होगा बस नाक बंद करो, जल्दी से निकलो यहाँ से ताकि ऑक्सीजन मिले, नहीं तो हीमोग्लोबिन तो कुछ जगह खचरा हो जाता है एकदम। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के आगे और बाकी हमने बताया कि रक्त का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब इसके बाद जब ब्लड पहुंचा कहाँ, कोशिका तक, कहाँ पहुंचा, कोशिकाओं तक। जैसे फेफड़ा ने लिया, इन्होंने शरीर के सभी अंगों तक क्या कर दिया, हाथ तक एकदम ब्लड पहुंचा दिया, ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। अब जो कोशिका है वो क्या करेगा, उसमें से ऑक्सीजन ले लेगा और ऑक्सीजन लेगा उनका बना देगा ग्लूकोज, सही ना। एक क्रैब्स चक्र चलती है कोशिका में, वो क्रैब्स चक्र प्रक्रम चलाएगा और उनको क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा। अब ग्लूकोज बना देगा तो उधर ऊर्जा प्राप्त कर लेगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा उसको फिर से देगा हीमोग्लोबिन को, ले जाओ जल्दी से, लेकर के जाएगा। तो लेकर के आएगा कहाँ, फेफड़ा में, वायु कोष्ठक में ढकेल देगा बाहर, सही ना। तो ये कोशिका का काम होता है। तो देखिए अभी जो हमारे फेफड़ा में जो श्वसन की प्रक्रिया हो रही है इसको हम कहते हैं वाह्य श्वसन। क्या कहते हैं, वाह्य श्वसन। और जब ब्लड में मिल गया और कोशिकाओं के अंदर तक पहुंच गया, तो जो कोशिका का माइट्रोकांडिया जो उस ऊर्जा को बनाएगा, ऊर्जा को जब बनाएगा उस वायु से, तो ये चूंकि कोशिकाओं के द्वारा हो रहा है, तो कोशिकाओं के द्वारा होने वाले श्वसन को हम क्या कहते हैं, आंतरिक श्वसन। तो यहाँ एक बात समझ लीजिएगा, श्वसन में दो प्रकार, एक हो गया बाह्य श्वसन और एक हो गया आंतरिक श्वसन, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। ठीक है, आंतरिक श्वसन। ठीक, तो श्वसन में दो हो गए, एक हो गया वाह्य श्वसन, एक हो गया आंतरिक श्वसन। वाह्य श्वसन कौन सा, ये सारी चीजें जिसमें बाहर से ऑक्सीजन आया और ये फेफड़े तक ब्लड में मिला, ये हो गया वाह्य श्वसन। आंतरिक श्वसन क्या है, जैसे ब्लड में मिल गया वो पहुंच गया कोशिकाओं तक। अब कोशिका श्वसन करती है, उसमें माइट्रोकांडिया है और वो ऊर्जा बनाएगा, ऊर्जा बना के क्रेब्स चक्र चलाएगा और उसमें ऊर्जा बना देगा एटीपी के रूप में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको भेज देगा। तो वहां जो कोशिकाओं में जो श्वसन हो रहा है उसको हम कहते हैं आंतरिक श्वसन। ठीक है, तो चलिए हमने इसके पार्ट के बारे में बता दिया। अब कुछ बातें समझिए। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग सांस उस लेते हैं, बहुत तेजी से हिचकी आने लगती है। हिचकी समझते हैं क्यों आती है, हिचकी मतलब जैसे खाना वाना खाते रहते हैं अचानक से ऐसे आता है ना हिचकी, सही ना। तो वो क्यों आता है तो उसको समझिए। जैसे देखिए यहां पर समझिए, ये हो गया आपका श्वास नली, क्या हो गया, श्वास नली। ठीक, सॉरी, ये हो गया आपका ग्रसनी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी। अब ग्रसनी में भोजन और ऑक्सीजन दोनों आता है। इधर के साइड मान लीजिए ये चला गया श्वास नली और इधर चला गया श्वास नली, और इधर लगा होगा ग्रास नली। क्या लगा होगा, ग्रास नली। ठीक, तो यहां से तो ऑक्सीजन मतलब वायु और भोजन दोनों आ रहा है। तो यहां पे लगा होता है ना एक अंग लगा होता है, एक बड़ा सा ऐसे जिस कपाट टाइप का, इसको हम क्या कहते हैं जानते हैं, एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। अब ये एपिग्लोटिस का काम क्या होता है उसको समझिए। ये एपिग्लोटिस को कंट्रोल कौन करता है, दिमाग। और एपिग्लोटिस का काम होता है जब उधर से आप खाना खाएंगे तो तुरंत देखिएगा एपिग्लोटिस खाना आ रहा है, तुरंत श्वास नली को इसे बंद कर देगा और खाना किधर चला जाएगा, ग्रास नली में। ठीक है, क्योंकि उसको पेट में जाना है, पचना है। लेकिन जैसे आप सांस ले रहे हैं तुरंत देखिएगा नहीं अभी सांस आ रहा है, इसको बंद करो, इधर बंद कर देगा और सांस नली में क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगी, वायु जाएगा। लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है, पूरी तरह से मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क बताता है देखो अभी भोजन जा रहा है, अभी क्या जा रहा है, ऑक्सीजन, वायु जा रहा है, तो इसके अनुसार ये काम करता है। लेकिन कभी कभी ना आप कभी कुछ सोच में खोए रहते हो, बहुत सारी सोच हो सकती है। जैसे कल बारात में गए थे, बारात का गुलाब जामुन छूट गया, अभी उस टेंशन में पड़े हैं, सही है ना। तो उसमें आपका दिमाग कहीं और एक्टिव है या किसी और भी काम में एक्टिव होगा भाई, सही है। तो जब आपका दिमाग कहीं और एक्टिव होता है तो इधर से वायु आ रहा है, भोजन आ रहा है, इसको तो पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो पता लगा उधर से भोजन आ रहा है। अब भोजन आ रहा है तो इसको समझ में नहीं आएगा भोजन है कौन, दिमाग से पूछेगा दिमाग बता क्या आ रहा है। अब दिमाग तो उधर कहीं बिजी है, तो जब दिमाग बिजी है तो इसको समझ में नहीं आएगा हम करें क्या। तो जब नहीं करेगा जा, तब तू नहीं बताओगे तो हम क्या करें, इसको तो पता ही ना है भोजन है कि क्या, आती जाकर बीच में रुक जाता है। तो आता है भोजन, कुछ भोजन तो इधर जाएगा, कुछ भोजन के कड़ इधर आने लगता है, और जैसे इधर आने लगता है तुरंत फेफड़ा देखता है ये क्या आ रहा है,
आना चाहिए ऑक्सीजन, ये तो भोजन आ रहा है। इसके बाद सबको कहेगा, अपने ये सबको जितना देख रहे हैं ना वायु कोष्ठक वगैरह, सबको कहेगा रुको रुको रुको, ऑक्सीजन अभी कोशिका को मत दो, रुको रुको, रुक जाएगा। सब कहेगा, सब जोर लगा, तेजी से जोर लगाएगा, मारेगा धक्का तेजी से, ताकि ये चावल क्या हो जाए, जो भी चावल के कण है तुरंत बाहर निकले। जब तेजी से धक्का मारता है तब हिस्ट्री आती है, ठीक है ना। तो जब ये ऑक्सीजन बाहर जाएगा तो ये फिर से बंद होगा, फिर से देखेगा अभी गया कि नहीं, भी बचाया तो नहीं है, फिर से आएगा ना, फिर से अभी फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा है, जोर लगा दे, तेजी से जोर लगाएगा तो फिर से हिचकी आएगी। तो जैसे हिचकी आएगी तुरंत दिमाग आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, अरे क्या हुआ क्या हुआ। अब क्या पता कि क्या हुआ, वो तो अंदर आ चुका है। अब देखिए जब अंदर आ चुका है तो इसको बंद करने खोलने से कोई मतलब तो है नहीं। तो अब दिमाग अपना पछतावा करेगा तो अपना पछताता रहे, लेकिन इधर से तब ये लोग एकदम जोर लगा के कहते हैं ना, एक कहावत है, जोर लगा के हाइसा, सुना है। तो ऐसे ये भी होता है, यहाँ से जोर लगाएगा तेजी से और एकदम मारेगा चक से, ताकि चावल वाला क्या आ जाए, बाहर आ जाए, तुरंत दिमाग एक्टिव करेगा, बंद हो जाएगा। सही ना। ये काम कौन करता है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस बहुत बेहतरीन काम करता है, वायु और भोजन को अलग अलग करता है। फिर से दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाएगा, नहीं आप गड़बड़ काम नहीं करना, सही ना। लेकिन क्या करें, इंसान है, इंसान से गलतियां होती रहती है, जैसे दिमाग से भी गलतियां होती रहती हैं, कभी कभी कहीं और एक्टिव रहता है। तो जानते हैं आप कहीं किसी के खोए हुए थे, किसी को सोच रहे थे, इसीलिए आपका दिमाग कहीं और एक्टिव था, और ये क्या हो गया, अपने मनमानी काम कर दिया, जिसकी वजह से उधर चावल हो गया। तो गांव में जानते हो लोग क्या बोलते हैं कि लगता है कोई याद कर रहा है। अरे भाई आप किसी को याद कर रहे तो उल्टा बोलते हैं, लगता है कोई याद कर रहा है, सही ना। तो ये समझ लीजिए किसका काम है, एपिग्लोटिस का, ठीक है। तो इतना सारी चीजें हमने आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा एक बात और समझिएगा, श्वसन के जो प्रकार होते हैं वो एक और प्रकार होता है, इसमें कहलाता है आक्सीय श्वसन, और क्या कहलाता है, अनाक्सीय श्वसन। आक्सीय श्वसन और एक क्या होता है भाई, अनाक्सीय श्वसन। अनाक्सीय श्वसन, आक्सीय श्वसन किसे कहते हैं, ऐसे श्वसन का वह प्रकरण जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति तो 100% अनिवार्य होती है, उसे हम कहते हैं आक्सीय श्वसन। जैसे पेड़ पौधों को कौन सा श्वसन करते हैं, तो क्या उनको ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए, नहीं, वो लेते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब पेड़ पौधों में ऑक्सीय श्वसन नहीं होता। अनाक्सीय श्वसन किसे कहते हैं भाई, तो जिनमें ऑक्सीय श्वसन मतलब जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है उसे अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। तो पेड़ पौधों में अनाक्सीय श्वसन होता है, जबकि हम जैसे जीवधारियों में यानी मनुष्यों में, अन्य जीवों में जो ऑक्सीजन लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आक्सीय श्वसन। तो श्वसन दो प्रक्रम होता है, आक्सीय और अनाक्सीय। आक्सीय श्वसन किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति 100% अनिवार्य होती है, आक्सीय श्वसन, और जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती उसे अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले पार्ट में समझते हैं। चलिए तो हम लोग समझते हैं डायफ्राम के बारे में। तो देखिए डायफ्राम करता क्या है, ऑक्सीजन जब हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल डायफ्राम का ही होता है। डायफ्राम एक संपीड्य पदार्थ होता है। जैसे ही हम लोग यहाँ से सांस लेते हैं तुरंत डायफ्राम क्या होता है, नीचे दबता है, ताकि फेफड़े का आकार बड़ा हो जाए और इसमें ऑक्सीजन भर सके। ठीक है, इसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन हम लोग ले लेंगे, श्वसन की प्रक्रिया हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह यानी ऑक्सीजन जो बाहर निकालना होगा, जो भी वायु बाहर निकालना होगा, तुरंत डायफ्राम में से ऊपर उठेगा, इसे धक्का देगा, तो जब इसे फेफड़ा पे दबाव लगेगा तो तुरंत वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, वायु जो होता है, ऑक्सीजन नहीं, जो भी वायु हो, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब, वो क्या हो जाएंगे, तो बाहर निकल जाएंगे। तो डायफ्राम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नीचे दबा तो वायु भरेगा, और ये ऊपर दब गया तो वायु निकालेगा। लेकिन देखिए जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, चूंकि उनके पेट में जब बच्चा होता है तो ये डायफ्राम ऊपर दबा ही रह जाता है। जब ऊपर दबा ही रह गया तो फिर तो भाई इसमें ऑक्सीजन आएगा कैसे, तो जब नहीं आएगा तो याद रखिएगा गर्भवती महिलाओं में डायफ्राम काम करना बंद कर देता है। फिर वहां काम कौन करता है, पसली। कौन काम करता है, पसली। तो फेफड़ा के ऊपर एक रक्षा कवच की तरह से देखेंगे पसली लगी रहती है, ठीक है ना। तो हड्डी पसली सुना ना कि मार दे हड्डियां पसलियां टूट गई, ठीक है। तो वो जो पसली है, तो पसली जब जो पसली होता है वही काम करने लगता है। जब ऑक्सीजन लेना होता है तो पसली दूर दूर हो जाएगा, जब दूर दूर हो जाएगा तो इसका आकार बड़ा हो जाएगा और ऑक्सीजन उसमें भर जाएगा। लेकिन जब इसको बाहर निकालना होगा तुरंत पसली दबेगी और वायु क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, गर्भवती महिलाओं में डायफ्राम काम नहीं करता, पसली काम करती है। अब समझते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, कोई व्यक्ति एक बार में कितना सांस ले सकता है, वो टाइडल वॉल्यूम होती है। ये लगभग 500 ml होता है। कितना, 500 ml यानी आधा लीटर। इंसान एक बार में अगर सांस लेना चाहे कितना ले सकते हो, आधा लीटर, ठीक। लेकिन ये टोटल लंग्स कैपेसिटी समझिए, फेफड़े की पूरा कैपेसिटी कितना वो ऑक्सीजन रख सकता है, तो होता है 6000 ml, नियर अबाउट 6 लीटर। ठीक है, तो लगभग कितना,
6000 ml यानी 6 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है फेफड़ा। तो सोचो इतना ऑक्सीजन रख सकता है 6 लीटर, सही है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, जैसे श्वसन टाइमिंग। जो बच्चे होते हैं एकदम छोटे होते हैं उनकी श्वसन टाइमिंग 20 से 25 बार प्रति मिनट होती है। क्यों? क्योंकि उनका फेफड़ा छोटा होता है, थोड़ा सा ऑक्सीजन अटवाई करता है, तो एक मिनट में कम से कम 20 से 25 बार सांस लेते हैं। लेकिन व्यक्ति होते हैं, बच्चे से कहने का मतलब जो अभी साल भर के हैं, साल भर से कम के, उनकी बात कर रहे हैं, साल 1.5 साल के। जो व्यक्ति का मतलब उनसे बड़े चाहे जो भी, अगर वो जगा हुआ व्यक्ति है, जग रहा है, तो 16 बार प्रति मिनट सांस लेता है। लेकिन अगर वो सोया हुआ है तो 12 बार प्रति मिनट। आपको लगेगा सोया हुआ तो और ज्यादा लेना चाहिए, नहीं, 12 बार इसलिए क्योंकि जब इंसान सो रहा होता है तो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है, ठीक है। अब कुछ और बातें समझिए, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। तो ऑक्सीजन सिलेंडर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ लोग पर्वत पे जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर ले रहते हैं ऊंचाई पे, तो उसमें कौन सी गैस रहती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और कुछ लोग समुद्र में जाते हैं तब भी सिलेंडर ले रहते हैं, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन होती है। और कुछ लोग समुद्र की गहराई में जाते हैं ना 300 फीट प्लस, तो उसमें ऑक्सीजन और हीलियम होती है, सही ना। और जो आईसीयू वेंटिलेटर होता है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन हाइड्रोजन इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन हल्का भारी गैस है, हाइड्रोजन उसको हल्का करता है। तो वेंटिलेटर में क्या होता है ना कि इंसान जब सांस लेता है तो ऐसे लगा दिया जाता है डायरेक्ट, ताकि उसको सांस खींचने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उसका फेफड़ा काम करना बंद कर देता है। तो ये हल्का प्रेशर से रहता है तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन चला जाता है ताकि वो सांस ले पाए। लेकिन कभी कभी किसी का फेफड़ा एकदम काम करना बंद कर देता है, तो उसके लिए श्वास नली, एक नली लगाई जाती है, आर्टिफिशियल नली, और उसको मुंह से ऐसे डाल करके श्वास लेने में घुसाते हुए कहाँ पहुंचा दिया जाए? फेफड़े में, ताकि डायरेक्ट उसका फेफड़ा काम नहीं कर रहा है तो ऑक्सीजन को प्रेशर से दिया जा सके, ठीक है। तो ये होती है आईसीयू वेंटिलेटर में भरे जाने वाली जो सिलेंडर होती है, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है। समुद्र की गहराई, एक बार क्वेश्चन आया था ना, समुद्र में ले जाने वाले सिलेंडर में कौन सी गैस? तो लोग मार देते ऑक्सीजन हीलियम, गलत होता है। ये कब? जब समुद्र की गहराई में जाएंगे 300 फीट प्लस, तब ये रहेगा, ठीक है। और ये केवल समुद्र में से जा रहे हैं थोड़ा मोड़ा गहराई में मछली वगैरह मारने के लिए, तब तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन पर्याप्त है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा ऑक्सीजन श्वसन तंत्र के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।